BA third year home sciences students and MA MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हम लोग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्कूल एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रंस। जो स्कूल जाने से पहले के बच्चे हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। According to United Nations report 2007, यूनाइटेड नेशंस की जो 2007 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 46% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफ़र्स फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन। मतलब टोटल जो पॉपुलेशन बच्चों की है उसमें से 46% जो हैं बच्चे अंडर 5 यानी 5 साल तक के अंदर के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर अंडर न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की समस्या देखी जाती है या वो अल्प पोषित होते हैं। अराउंड 35% ऑफ द वर्ल्ड अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन लिव इन इंडिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये है स्टूडेंट्स कि जो 46% बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें से 35% बच्चे अंडर नरिश्ड हैं हमारे देश के। यानी 46% पूरे वर्ल्ड में हैं और उनमें से भी 35% बच्चे जो हैं हमारे देश में रहते हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं। Malnutrition is the direct or indirect cause for 50% of total deaths among children. Malnutrition इतनी भयानक समस्या है बच्चों की यानी कुपोषण बच्चों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कारण बनता है 50% डेथ्स होने का। यानी बच्चों की जो डेथ्स हो रही हैं उसमें से 50% डेथ्स माल न्यूट्रिशन के कारण हो रही हैं हमारे देश में। तो इनकी जो न्यूट्रिशनल समस्याएं होती हैं वो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहले है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब हुआ मोटापा। देखिए मोटापा बच्चों में क्यों होता है? चिल्ड्रन आर ओवरफेड बाय मदर्स ड्यू टू रॉन्ग परसेप्शन ऑफ हेल्दी एंड ओबेसिटी। बहुत सी माताओं की गलत धारणाओं के कारण बच्चे ओबीज हो जाते हैं, ओवर फीडेड हो जाते हैं। कारण क्या होता है? माँ को मोटा बच्चा और हेल्दी बच्चे में अंतर नहीं मालूम कि जो बच्चा हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा होता है, लेकिन जो डल बच्चा होता है और मोटा होता जाता है, थुलथुल होता जाता है, वो ओबीज होता है। और माताएं ये देख देख के खुश होती हैं कि उनका बच्चा बहुत मोटा है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है और लगातार उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं। यानी बच्चे की ओवर फीडिंग हो जाती है जिसके कारण वो बचपन में ही मोटापे का शिकार बन जाता है। Mothers force feed children with high calories food like processed food, sweets and ghee and make the child obese. माँ बच्चे को ऐसा सोचती है कि खूब ताकत देने के लिए उसको खूब हेल्दी खाना दें, बहुत प्रोसेस्ड फूड देना पसंद करती है, वो बच्चे को खूब मिठाई खिलाना पसंद करती है, घी देती है और ये सब कारण बनते हैं कि उसका बच्चा बचपन में ही ओबीज हो जाता है यानी मोटापे का शिकार बन जाता है। Development of overweight begins in early childhood by increasing the number of adipose cells resulting in hyperplasia. देखिए क्या होता है, ओवरवेट होने से बच्चे के शरीर में जितनी भी एडिपोज सेल्स होती हैं यानी एडिपोज सेल्स वाली जो सेल्स होती हैं वो नंबर में बढ़ जाती हैं, जिसके कारण बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और जब भूख लगती है तो वो बहुत ज़्यादा टूट कर खाता है जिसके कारण बचपन में ही वो बड़ा मोटा हो जाता है।
इसके लिए क्या सजेशंस हैं, कैसे बच्चे को ओबीज होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि ओबेसिटी अपने आप में बहुत बड़ा कॉज है, बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देता है। बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे थोड़े से भी बड़े होते हैं, एडल्ट होने तक वो हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, वो कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं, और आजकल तो 6% ऐसे बच्चों में डायबिटीज़ के भी केसेस देखे जा रहे हैं। तो ये WHO की रिपोर्ट है, इसलिए अलर्ट हो जाना चाहिए पेरेंट्स को ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे बचपन में ही ओबेसिटी का शिकार बन रहे हैं। उनके लिए क्या सजेशंस माताओं के लिए है? पेरेंट्स शुड एनकरेज सेल्फ फीडिंग एंड शुड नॉट डू फोर्स फीडिंग। देखिए, फीडिंग दो तरह की होती है। एक तो सेल्फ फीडिंग, यानी बच्चा स्वयं से जितना खाना खाना चाहता है वो खाए, या उसको जो खिलाया भी जाए वो बिल्कुल भी फोर्सफुली न खिलाया जाए। नहीं, मैंने बनाया है, तुमको पूरा खाना खाना है। माँ अगर इस जिद पे आ जाती है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, मारती है, कुर्सी से बांध देती है, कमरे में बंद कर देती है और उससे ज़बरदस्ती खाना खिलाती है, ऐसा पेरेंट्स को कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। Parents play an important role in the quality and quantity of food consumed by children। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है कि बच्चा जो कुछ भी खाना कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी हो और उसकी क्वांटिटी कितनी हो, बच्चे को कितना खाना खाने के लिए दिया जाए। पेरेंट्स शुड एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन। सॉरी, पेरेंट्स को बच्चे को हमेशा फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए एनकरेज यानी फोर्स करना चाहिए, ताकि वो लगातार फिज़िकल एक्टिविटी करता रहे। दूसरी जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है, अभी मैंने माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन के केसेस बताए कि 35% केसेस हमारे देश में ही अंडर नरिश्ड बच्चों के हैं, जिसमें से 50% डेथ्स इसी अंडर न्यूट्रिशन के या माल न्यूट्रिशन के कारण होती हैं। तो ये है PEM, या इसे कहते हैं बच्चों की ये भयंकर समस्या है। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी बच्चों के शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाना। इसे हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी कहते हैं। ये आमतौर पे ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये दो रूपों में बच्चों में दिखाई देता है। एक तो अंडर 5 बच्चों में होता है, इसके दो रूप होते हैं, एक क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मरासमस। क्वाशियोरकर ज़्यादातर जो है वो 2 से 3 साल के बच्चों में देखा जाता है और मरासमस 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों में। प्रोटीन एनर्जी malnutrition is defined as a range of pathological condition arising from constant lack of varying proportion of protein and calories। जब खाने में बच्चे के प्रोटीन और कैलोरीज प्रपोर्शन में नहीं जाती और लगातार इनकी कमी होती जाती है, तो उसका मुख्य पैथोलॉजिकल एक कंडीशन खड़ी होती है। वो पैथोलॉजिकल कंडीशन PEM के रूप में या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के रूप में उभर कर आती हैं, occurring most frequently in infants and young children and often associated with infection। ये केवल बच्चों में, मतलब जो लगातार अगर प्रोटीन और कैलोरी की कमी बनी रहे तो, और बच्चों में जब ये कमी रहती है कि उसे प्रोटीन और ऊर्जा भरपूर नहीं मिल पाता है, तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, इन्फेक्शन उनकी बॉडी में हमेशा बना रहता है। ये WHO ने कहा है, जिसके कारण PEM की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। द पीक प्रिवलेंस ऑफ क्वाशियोरकर, अभी मैंने कहा कि PEM के बीमारी के दो रूप होते हैं, एक क्वाशियोरकर और दूसरा मरासमस, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में पूरे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं,
क्वाशियोरकर के और मरासमस के, इसे आपको डिटेल में बताऊंगी। द पीक प्रिवलेंस ऑफ क्वाशियोरकर इज़ फ्रिक्वेंटली सीन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 3 years। अभी मैंने बताया था कि क्वाशियोरकर 2 से 3 साल तक के बच्चों में क्वाशियोरकर के ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं और मरासमस इन 1 to 3 year, 1 से लेके 3 साल तक के बच्चों में। अब पीएम के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने के। पहला कारण, ड्यू टू पॉवर्टी। ड्यू टू पॉवर्टी मतलब गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। मदर इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशेंट फूड टू द चाइल्ड रिजल्टिंग इन अंडर न्यूट्रिशन। गरीबी के कारण माँ बच्चे को सफिशेंट मात्रा में, जितनी मात्रा में उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो नहीं प्राप्त कर पाता, जिसके कारण बच्चा अंडर नरिश्ड हो जाता है या माल नरिश्ड हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है द स्टार्च ग्रेन्यूल्स made from local staple food like rice, wheat, bajra, ragi, ज्वार और मेज would result in dietary bulk with a low calorie density। ऐसा है स्टूडेंट्स कि हर जगह स्टेपल फूड्स होते हैं। स्टेपल फूड मतलब ये है कि एक जगह का कोई ना कोई मुख्य आहार होता है। मुख्य आहार का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल में है राइस, तो राइस, पंजाब में है वीट। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेपल फूड्स होते हैं जो उस जगह पर, जैसे बिहार में भी राइस है तो बहुत ज़्यादा चावल खाया जाता है और बल्क में खाया जाता है। बच्चे को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एक साथ खिलाया जाता है। जब हम एक ही स्टेपल फूड को बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी को खिलाते हैं तो भूख तो पूरी हो जाती है, पेट भर जाता है। डाइटरी बल्क है यानी उसका पूरा पेट भर जाता है, लेकिन उससे जितनी मात्रा में कैलोरीज प्राप्त होनी चाहिए उस खाने के द्वारा वो प्राप्त नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई राइस स्टेपल फूड की जगह है और वहाँ केवल सुबह दोपहर शाम हर समय चावल 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 खाया जाता है, तो चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बाकी और चीज़ें बहुत कम हैं, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब एकदम नहीं है, ना के बराबर हैं। तो इनको जब तक हम प्रोसेस ना करें, इनके साथ में हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम राइस बनाएं, ताहरी बनाएं या खिचड़ी बनाएं, उसमें दाल को ऐड करें, प्रोटीन ऐड हो जाए, उसमें वेजिटेबल्स को ऐड करें, तब जा कर के उसके मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन सभी चीज़ें उससे प्राप्त होंगी। लेकिन जब एक ही मुख्य आहार केवल लिया जाएगा तो वो पेट तो भर देगा, लेकिन उससे जो कैलोरीज प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाती बच्चे को। इसका नतीजा क्या होता है? हेंस द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू मीट कैलोरी रिक्वायरमेंट। इन सब का नतीजा ये है कि बच्चे की जितनी खुराक के अनुसार कैलोरी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता प्रतिदिन उसको है वो प्राप्त नहीं हो पाती। एज दे इंक्रीज द कैलोरी डेंसिटी, और कैलोरी की डेंसिटी बढ़ जाती है लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। एक तो ये कारण है। तीसरा मुख्य कारण है लेट वीनिंग। ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ वीनिंग कैन लीड टू अंडर न्यूट्रिशन। मैंने वीनिंग का चैप्टर पढ़ाते समय आपको बहुत अच्छी तरह बताया था कि हमारे देश में लेट वीनिंग की बहुत प्रथा है। वीनिंग के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में माताएं बिल्कुल नहीं जानती हैं। बहुत कम परसेंट हैं, स्टडीज़ ने शो किया है, बहुत कम माताएं हैं जो वीनिंग फूड क्या होते हैं और वीनिंग का करेक्ट टाइम क्या होता है इसके बारे में नहीं जानती। वो यही कहती हैं जब बचवा डोली तब ही खाई, यानी जब बच्चा चलना शुरू करेगा तभी वो खाना खाएगा। अगर ऐसा है तो करते करते वीनिंग लेट हो जाती है और वीनिंग की वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस को नहीं समझती कि उसको ऊपरी आहार कब मिलना चाहिए, कितनी मात्रा में मिलना चाहिए। इन सब के परिणाम होते हैं कि बच्चा अंडर नरिश्ड हो जाता है। माल न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट इज लेस एंजाइम सिंथेसिस एंड लेस एपिटाइट, लीड टू लेस कंजम्पशन
कंजम्पशन ऑफ फूड। माल न्यूट्रिशन के कारण बच्चों जो एंजाइम्स की बॉडी में सिंथेसिस होती है, यानी एंजाइम्स जितनी मात्रा में बनने चाहिए वो कम बनते हैं, जिसके कारण बच्चे को भूख कम लगती है। और जब भूख कम लगती है तो वो खाना ही कम कंज्यूम करता है, खाना भी कम खाता है, जिसके कारण दिन पे दिन कमज़ोर होता जाता है और क्वाशियोरकर और माल मरासमस का वो पेशेंट, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का वो पेशेंट बन जाता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन, जब बच्चे की बॉडी में वीकनेस है तो लगातार उसकी बॉडी में इन्फेक्शंस बने रहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी उससे हमेशा डायरिया हो रहा है, खाना अपच हो रही है, एनॉक्सिया, हर समय उल्टी उल्टी फील हो रही है, ऐसा ही सिम्टम्स बने रहते हैं, जिसके कारण बच्चे को भूख नहीं लगती और बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता, बच्चा अंडर नरिश्ड रह जाता है और अगर सही से इलाज ना हो तो बच्चे की डेथ हो जाती है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में रिजल्ट इन एनॉक्सिया। जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं उसके प्राइमरी तौर पे ही देखा जाए तो उसमें एनॉक्सिया, यानी जी मिचलाना, उल्टी आना, ऐसा फील होता है बच्चे को और भूख बिल्कुल नहीं लगती। तो आज तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, ओबेसिटी एंड पीईएम। और पीईएम में अभी आपको क्वाशियोरकर और मरासमस, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके साइन एंड सिम्टम्स और कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट्स तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और नहीं तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।